नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम जानने वाले हैं एक ऐसे देश के बारे में जिसे गुलामों ने आज़ाद कराया। क्या आप जानते हैं दुनिया का पहला ऐसा देश जिसे गुलामों ने आज़ाद कराया और जिसे दुनिया का पहला ब्लैक रिपब्लिक कंट्री भी माना गया, जहाँ काले गुलामों ने गोरों को हराया और जहाँ पे फ्रांस, ब्रिटेन यहाँ तक कि नेपोलियन तक को भी मुँह की खानी पड़ी और हार स्वीकार करनी पड़ी। लेकिन आज़ादी के बाद भी इस देश को आज़ादी की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं हाइती रेवोल्यूशन की पूरी कहानी बताने वाले कैसी आज़ादी जिसकी कीमत पूरी 1 सदी तक चुकानी पड़ी। ये कहानी यहाँ पे हयाती की नहीं है, ये कहानी बल्कि हर उस देश की है जो कभी गुलाम रहा हो। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं, जानते हैं कि हैती है कहाँ और ये इतना ज़रूरी क्यों है। तो हैती स्थित है कैरिबियन सी में, क्यूबा के पास। ये डोमिनिकन रिपब्लिक के साथ ही एक ही आइलैंड पर एक देश है। आज से 300 साल पहले हैती को कहते थे सेंट डोमिनिक। ये फ्रांस की कॉलोनी थी और ये दुनिया की सबसे अमीर कॉलोनी और दुनिया की सबसे प्रॉफिटेबल लैंड भी इसे कहा जाता था। यहीं से शुगर, कॉफ़ी और पूरी यूरोप चलती थी। लेकिन ये दौलत किसकी लाशों पर खड़ी थी? ये अफ्रीका से लाए हुए गुलामों की लाशों पर ये दौलत बनाई जाती थी। अब यहाँ पे शुरू करते हैं कि गुलामों की ज़िंदगी कैसी थी और क्या उनके साथ सलूक होता था और कैसे इस आज़ादी की नींव डली। तो सेंट डोमिनिक में 90% जो है उस टाइम पर गुलाम थे, 5% गोरे थे जो मालिक थे और 5% जो है वो कुछ गोरे और काले लोग जो मिक्स थे, वो लोग जिनको कुछ ना कुछ गवर्नमेंट जॉब या कुछ ना कुछ पद भी हासिल था। सेकेंडली अब यहाँ पे गुलामों को सिचुएशन की बात करते हैं। गुलामों को इंसान नहीं माना जाता था, उनको पढ़ने-लिखने की इजाज़त नहीं थी, उनको शादी की, परिवार रखने की या किसी भी प्रकार की कोई आज़ादी नहीं थी। उनसे दिन में च 18 से 20 घंटे खेतों में बहुत मुश्किल हालात में उनसे काम करवाया जाता था। यदि कोई बीमार पड़ जाए तो उसे बोझ समझा जाता था और ज़्यादातर उस सिचुएशन में उस गुलाम को गोली से मार दिया जाता था। अगर कोई गुलाम जो है वो थकान होने की शिकायत करे या बीमार या किसी भी तरह की प्रॉब्लम का ज़िक्र करे तो उसे अक्सर कोड़े मारने की सलाह दी जाती थी। सिचुएशन ये थी कि कोई भी गुलाम जो है वहाँ पे 5 से 7 साल से ज़्यादा जी नहीं पाता था। अब यहाँ पे चेंज कब आता है? 1789 में जब फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन की नींव पड़ी और लोगों ने नारा लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का नारा दिया, यानी कि सब लोग इक्वल हैं, सब लोगों को आज़ादी मिलनी चाहिए, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात हो रही थी। तो उसी टाइम पर गुलामों ने पूछा कि अगर आज़ादी सबके लिए है तो हमारे लिए क्यों नहीं? उसके ठीक 2 साल बाद 1791 में गुलामों ने हथियार उठा लिए। यानी कि शुरुआत हुई इतिहास की सबसे खतरनाक है रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। इस क्रांति में सबसे बड़ा नाम था ट्रोशन ब्लोवेचर का, भी एक गुलाम था पर वो पढ़ा-लिखा था और वो एक मिलिट्री ट्रेन्ड पर्सन था, मिलिट्री में काम भी करता था और उसकी ख़ासियत ये थी कि वो बहुत एक अच्छी स्ट्रैटेजी मेकर था, प्लानर था और डिसिप्लिन था। उसे डिप्लोमेसी स्किल्स थे उसके पास, मॉडर्न वॉरफेयर की उसे सब टेक्निक मालूम थे। उसने इस अपने क्योंकि वो एक ब्लैक था और वो उन सब लोगों की सिचुएशन को देखकर काफ़ी परेशान रहता था, तो उसने 1791 में गुलामों की एक ट्रेन्ड आर्मी बनाई। जी, वहीं पर हयाती में ही गुलामों की एक ट्रेन्ड आर्मी बनाई और वो इसके बाद वो फ्रांस, स्पेन और ब्रिटेन जैसे देशों से लड़ा। यहाँ तक कि नेपोलियन ने खुद उसके बारे में स्वीकार किया कि टॉयसन सबसे खतरनाक आदमी है। अब 1791 में हथियार उठा लिए और आर्मी बन गई, तो उन्होंने खुद को एक देश डिक्लेयर कर दिया कि आज़ाद देश डिक्लेयर किया। लेकिन जो व्हाइट मालिक थे, उनमें से बहुत सारे मालिकों को मार दिया गया। जिन खेतों में वो काम करते थे, उन खेतों की फसलों को उन्होंने खुद आग लगा दी। इसका नतीजा क्या हुआ, जो जितने भी व्हाइट मालिक थे यानी जो गोरे लोग उनके मालिक थे, फ्रेंच मालिक थे, वो लोग या तो देश छोड़ के चले गए या ज़्यादातर मर गए या भाग गए। क्योंकि सबसे पहली और सबसे बड़ी हार थी, एक गुलामों द्वारा की गई थी। तो इस हार को ना तो फ्रांस एक्सेप्ट कर पाया था, ना ही ब्रिटेन। अब कहानी में आता है ब्रिटिश एम्पायर। 1793 की बात है, ब्रिटेन ने हैती पे हमला किया कि हमला करके हम फ्रांस को कमज़ोर कर देंगे और ये हैती की कॉलोनी उनसे छीनकर ब्रिटिश एम्पायर के अंदर आ जाएगी। लेकिन वहाँ पर उस टाइम पे येलो फीवर हो गया और ब्रिटिश सोल्जर जो है बीमारी से मरने लग गए। जो वहाँ का उस टाइम पे लीडर था टॉयसन, उसने गुरिल्ला वार छिड़ी और 1798 तक ब्रिटेन को भी हार माननी पड़ी, ब्रिटिश सेना वहाँ से भाग गई। ये ब्रिटिश एम्पायर के लिए बहुत बड़ी बेइज़्ज़ती थी।
अब यहाँ से थोड़ा समय और आगे चलते हैं। साल आता है 1802, तो अब आया सबसे बड़ा दुश्मन नेपोलियन। 1802 में नेपोलियन ने 30,000 सैनिक हैती में भेजे। इनका मकसद था गुलामी को वापस लाना। शुरुआत में फ्रेंच आर्मी जीती, टोयसन को धोखे से पकड़ भी लिया गया। टोयसन को फ्रांस भेज दिया गया, वहां उसे जेल में डाल दिया गया, जहां कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन क्रांति यहाँ रुकी नहीं। टोयसन के बाद गुलामों की सेना की कमान संभाली जीन जैक्वेस ने। 1803 में हेतिन आर्मी ने नेपोलियन को भी हरा दिया और 1 जनवरी 1804 को हैती फिर से आज़ाद हो गया और ये बना दुनिया का पहला ब्लैक रिपब्लिक, गुलामों का बनाया हुआ एक देश। गुलामों की इस जीत से यूरोप, ब्रिटेन और फ्रांस कई देश बुरी तरह से हिल गए। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जब उन्होंने खुद को एक आज़ाद देश डिक्लेयर कर दिया तो आज़ादी की कीमत क्यों चुकानी पड़ी? लड़ाई के बीच में उन्होंने खुद की ही फसल को, खेतों को आग लग चुकी थी और कोई भी पैसा नहीं था। जितने भी व्हाइट लोग जो वहाँ पे प्लांटर्स थे या मालिक थे वो सब भाग चुके थे और देश को चलाने के लिए चाहिए होता है पैसा। दूसरा जो है ब्रिटेन और ये देश जो है अभी भी ताकतवर थे। उन्हें उन्हें खतरा था कि उन पे दोबारा से अटैक हो जाएगा। तो लेकिन क्योंकि ऑलरेडी ब्रिटेन और फ्रांस जो है उनसे हार चुके थे और दोबारा से वो ये नहीं चाहते थे कि वहाँ पर हमला करें, उनके सैनिक हारें और दोबारा से उन्हें बेइज्जती का सामना करना पड़े या उनके सैनिकों को मरना पड़े। तो इसलिए फ्रांस ने हैती देश से कहा कि अगर आपको मान्यता चाहिए, पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइजेशन चाहिए, तो आप पैसा दो। यहाँ पे क्वेश्चन उठा पैसा किस बात का? कि पैसा इस बात का कि आपको अफ्रीका से खरीद कर लाया गया है और आपके बदले में व्हाइट लोगों ने यानी कि गोरे लोगों ने पैसे देकर आपकी कीमत दी है, तो वो सब कीमत हमें उन्हें वापस करनी है। तो इसलिए आप अपना मूल्य हमें वापस दीजिए ताकि हम जो है फ्रांस के उन अमीर मालिकों को आपका कीमत वापस पहुँचा सकें कि उनका जो नुकसान हुआ है। शुरुआत में तो हैती ने इस चीज़ से मना किया कि वो खुद ही अपनी कीमत क्यों दोबारा दे। लेकिन 1825 में फ्रांस ने वहाँ पर युद्धपोत भेज दिए, हैती को धमकाया और इससे फिर से उन्हें डर लगने लगा कि शायद ये आज़ादी उनसे छिन जाएगी और यहाँ दोबारा से उन्हें उसी वॉर ज़ोन में जाकर अपने सैनिकों को मरता हुआ देखना पड़ेगा। तो डिमांड क्या रखी गई? यहाँ पे रखी गई 150 मिलियन गोल्ड फ्रेंच की डिमांड रखी गई। पुराने स्लेव ओनर्स को वो पैसा वापस देना है, ये उनका लॉजिक था। यानी कि गुलामी का मुआवजा गुलामों ने खुद दिया। बाद में नेगोशिएशन के बाद इस अमाउंट को घटाकर 90 मिलियन गोल्ड फ्रेंच तक कर दिया गया। अब ये पैसा क्योंकि हैती देश के पास खुद तो था नहीं उस टाइम पे, वो खुद एक नया देश था और गुलामों का बनाया हुआ देश था, कुछ पैसा नहीं था। तो उन्होंने इस पैसे को चुकाने के लिए फ्रांस से लोन लिया और 100 साल तक इस कर्ज को चुकाया। यही वजह है कि हैती देश कभी संभल नहीं पाया। इस लोन की आखिरी किस्त 1947 में भरी गई और इसके साथ जो भी पैसा उन्होंने फ्रांस से लिया था या लोन लिया था वो सब जो है उन्होंने वापस कर चुके थे। 2001 में हैती ने फ्रांस से कहा कि जो पैसा आपने ज़बरदस्ती लिया है वो हमें वापस करो। अमाउंट थी ऑलमोस्ट 21 मिलियन यूएस डॉलर। फ्रांस ने उसकी बात से ऑलमोस्ट बिना सुने ही इनकार कर दिया क्योंकि डर था कि अगर हैती जीत गया तो पूरी कॉलोनियल हिस्ट्री पर सवाल उठेंगे और अकेले हैती को नहीं, हर एक देश ऐसा मुआवजा लेने के लिए उनके पास आएगा। यहाँ पे हैती ने दुनिया को दिखाया कि यदि हौसला हो तो गुलाम भी आज़ादी छीन सकते हैं, लेकिन ये भी दिखाया कि कोई भी चीज़ कभी मुफ्त में नहीं आती। आज़ादी की एक कीमत उन्हें भी चुकानी पड़ी और शायद हम सबको चुकानी पड़ती है हर एक चीज़ के लिए। और ये बात मैं हैती के लिए नहीं बल्कि भारत, पाकिस्तान और हर एक कॉलोनाइज़्ड देश के लिए कह रही हूँ। अगर आपको ऐसी इतिहास में दबी हुई कहानियाँ पसंद है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू और कमेंट में बताइए कि आपको अगली कहानी किसके बारे में सुननी है।